अस्सलाम वालेकुम। 17 नवंबर अहम फैसला होगा, अहम दिन होगा सुप्रीम कोर्ट में भी, क्योंकि दोनों जमातें अपना जवाब लेकर जाएंगी पनामा पेपर्स के हवाले से। अभी तक की पोजीशन ये है कि जिन साहब ने मियाँ साहब को कतर से एक सर्टिफिकेट जारी किया है, वो सर्टिफिकेट देने वाले साहब का अपना नाम पनामा पेपर्स के अंदर है और उनके ऊपर ये भी इल्ज़ामात हैं कि वो उनकी शराकतदारी चल रही है सैफुर रहमान साहब के साथ। बहुत ख़बरें कल इसके ऊपर तफसील के साथ आई। उनका स्टोलन एसेट रिकवरी जो यूनिट है वर्ल्ड बैंक का, उसके ऊपर उनका नाम डला हुआ है। तो बहुत सी ऐसे हकायक और चीज़ें सामने आ गई जिसके ऊपर सवालात सुप्रीम कोर्ट में भी उठ सकते हैं और अपोजिशन जमातें भी उठा रही हैं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर भी बाज़ ऐसे मंसूबे मौजूद हैं पावर सेक्टर के अंदर जिनमें वो कतरी प्रिंस जो हैं उनकी कंपनी हिस्सादार है पाकिस्तान में उन प्रोजेक्ट्स के अंदर, पावर सेक्टर के अंदर हिस्सा ले रही है। तो ये तमाम बातें आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। कौन सी चीज़ें सॉलिड एविडेंस हैं जो तहरीक इंसाफ ली जा सकती है, कौन सी ऐसी चीज़ है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के पास जिससे वो ये साबित करें कि नहीं उनके हाथ साफ़ हैं, क्योंकि अभी तक दो मुतज़ाद डॉक्यूमेंट्स हैं जो इस सारे केस की बुनियाद हैं। एक डॉक्यूमेंट तो मरियम की ज़ात से रिलेट करता है, जहां वो दावा अब उन्होंने किया कि मैं तो ट्रस्टी हूँ, हुसैन के साथ मैंने ये डॉक्यूमेंट साइन किया हुआ, कोर्ट के अंदर उन्होंने दे दिया। उससे पहले ICIG ने एक डॉक्यूमेंट जारी किया था जो हमने उमर से लिए, मिनरवा उमर चीमा जो उनके नुमाइंदे हैं मिनरवा ट्रस्ट के हवाले से, और फिर गार्डियन ने और इंडियन एक्सप्रेस ने छापा कि ये सोल शेयर होल्डर है नेस्कॉल की, और वो डॉक्यूमेंट पब्लिश्ड है उनकी वेबसाइट के ऊपर, अभी तक दस्तयाब है, कहीं गया नहीं, और उस डॉक्यूमेंट को ICIJ के पास किसी ने चैलेंज भी नहीं किया। ये एक हिस्सा है। और दूसरी कंट्रोवर्सी और तजाद जो है वो मियाँ साहब की ज़ात से मुतल्लक है, और वो है स्टील मिल के बिज़नेस का, जो दुबई में कभी कहते रहे कि वहाँ शुरू किया, बेचा, कर्जा लिया, फिर नई फैक्ट्री लगाई, उसको बेचा, अपार्टमेंट्स लिए, कहीं कतर का जिक्र नहीं था, और अचानक से कतर का नया जिक्र कल सुप्रीम कोर्ट के अंदर सामने आ गया। तो ये वो फोकस रहेगा आज के प्रोग्राम में हमारा, कल वाली प्रोसीडिंग के ऊपर ये चीज़ कैसे असर आती है। इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में आज जो मेहमान हमारे साथ शीखे गुफ्तगू हैं, डॉक्टर आरिफ अलवी साहब हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और मोहम्मद ज़ुबैर साहब हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ से। दोनों को खुशामदीद कहता हूँ। इसके अलावा सीनियर जर्नलिस्ट हैं शाहिद खान, ये लंदन से, बरतानिया से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, और इनके पास काफ़ी डॉक्यूमेंट्स हैं। मैं भी प्रोग्राम आगे चलेगा तो वो डॉक्यूमेंट्स भी दिखाऊँगा। जो अल तौफीक केस, बड़ा मशहूर व मरूफ केस है हुदैबिया के हवाले से, इन्होंने 60-70 सफ़े हमें भेजे हैं, जिसके अंदर वो बरतानवी अदालत का फ़ैसला भी लगा हुआ है। यहाँ से फैसल बैंक की भी कुछ चीज़ें हैं जो उसके साथ अटैच्ड हैं, और कुछ काजी फैमिली की तफसील हैं और उनकी तस्वीर भी साथ इन्होंने मुहैया की हैं। वो इनके साथ जाएंगे, अभी प्रोग्राम आगाज़ करके आगे निकलते हैं तो इनसे पूछेंगे कि उस डॉक्यूमेंट के पीछे क्या चीज़ है, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट भी जुड़ा हुआ है उन्हीं लंदन वाले अपार्टमेंट्स के साथ। डॉक्टर आरिफ अलवी साहब, आप क्या ऐसी चीज़, ऐसा सबूत लेके सुबह सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे कि इनको साबित कर दें कि वो अपार्टमेंट्स में सारी रॉन्ग डूइंग इन्होंने की हुई? जी, सबूत तो सबमिट हो चुके हैं इन द फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट्स। उसके अंदर वॉल्यूम 1, 2 और 3 है। तो पिछली मरतबा हामिद खान साहब ने कहा था और जज साहब ने भी कहा था कि सबसे ज़्यादा इंक्रिमिनेटिंग डॉक्यूमेंट जो आपने दिए हैं वो वॉल्यूम 1 में है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही कि बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स पर देखा जाएगा तो फिर ये शायद उसमें इन्वेस्टिगेशन में नीचे कमीशन बनाना पड़े। हम ये चाहते हैं, हमने वहाँ सुप्रीम कोर्ट में भी ये बात कही कि नहीं, कमीशन में नहीं, क्योंकि इतने डॉक्यूमेंट्स हैं कि यही बेंच उसके मुतालिक फ़ैसला कर सकती है। उन डॉक्यूमेंट्स के एतबार से मैं समझता हूँ कि सबसे पहले तो हमने डिमोलिश करना है ये जो अलसानी वाला डॉक्यूमेंट है। इसके अंदर सारा हियर से है, आपने देख लिया होगा, आपने इतनी गुफ्तगू की है उसके ऊपर कि मैं ज़्यादा गुफ्तगू नहीं करूँगा। सारा हियर से है। उसने कहा कि मेरे भाई से मुझे ये इन्फॉर्म पता चला, और फिर मुझे ये पता चला, और फिर ये मुझे पता चला, फिर उन्हें अचानक फिर ये कहा कि जी वो इन्वेस्टमेंट हुआ हमारी प्रॉपर्टीज़ के अंदर, फिर हमने उसको होल्ड किया, वी वर होल्डिंग बेरर सर्टिफिकेट्स ऑफ दोज प्रॉपर्टीज़, और उसके बाद हमने 2006 में सेटलमेंट हुआ। आज पता नहीं आपने वो डॉक्यूमेंट दिखाया नहीं गया, दिखाया मरियम, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ये पकौड़े बांधने के काबिल आए हैं चीजें जो आप लेकर गए। देखिए, मैं उससे वजाहत कर दूं कि दिस वाज अ रिमार्क गिवन बाय वन जज। मैं उसमें आपकी वजाहत कर दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद बेनज़ीर भुट्टो केस के अंदर, सुप्रीम कोर्ट ने खुद वली खान केस में, जफ़र अली शाह में अखबारों की कटिंग्स पर अपना जजमेंट बेस किया और अपने जजमेंट में कोट किया। अब जब मुझसे ये कहा जाए कि भाई जो कुछ लाना है तुम इस कमरे में आज ले आओ, इसके बाद नहीं लाओगे, क्योंकि उसके बाद डॉक्यूमेंट को दाखिल करना मुश्किल है। तो मैं आपको बताऊं, जब तक ये पनामा पेपर नहीं आया था तो बहुत सारा एविडेंस था, जिसके अंदर जनाब वो संडे टेलीग्राफ का, गार्जियन के आर्टिकल्स, अर्दशीर कावजी के आर्टिकल्स, अच्छा उन सब के अंदर उन शुकूक और शुबहात का जिक्र किया। तो यूं एक एविडेंस था, पनामा पेपर्स ने यहाँ से एविडेंस निकाला
ठीक है ना। तो हम ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो इंक्विजिटोरियल काम करेगी, जुबैर साहब बहुत सारी चीजें देंगे। जुबैर साहब, जी जी, अब आपके पास क्या चीजें हैं कि साबित करें कि आपके हाथ तो साफ सुथरे हैं, पीटीआई वालों के पास कुछ भी नहीं? ठीक, नहीं नहीं है कैसे नहीं, मैंने तो कहा ना, जज उनसे सवाल पूछ रहा हूँ, इनसे सवाल कर लें कि अब आपके पास क्या है डिफेंड करने को। उनको तो जी। मेरा ख्याल है नदीम, ये पनामा का आज तो डिस्कशन शुरू नहीं हुआ, आपको पता है कि 7 महीने से चल रहा है, और 7 महीने की अगर आप स्टोरी निकाल के देखें, आप खुद भी अपने तमाम प्रोग्राम्स की और डिफरेंट टेलीविज़न चैनल्स पर, और इमरान खान की तकरीरों की और पीटीआई के क्लेम्स की, तो उसमें इल्ज़ामात लगाए गए थे, और उन इल्ज़ामात के बेसिस पर कहा गया था कि जी इनको पकड़ा जाए। बल्कि इमरान खान वेंट अ स्टेप फर्दर, उन्होंने कहा इल्ज़ामात नहीं, प्रूफ है। किस सिलसिले में इल्ज़ामात? मनी लॉन्ड्रिंग के पैसा यहाँ से किया। दूसरा इल्ज़ाम ये था कि ये यहाँ से करप्शन का पैसा है जिसको भेजा गया। तीसरा इल्ज़ाम ये था कि यहाँ टैक्स अवेजन हुई है। चौथा इल्ज़ाम था कि ये 93-94 में ख़रीदा गया, बल्कि इमरान खान ने पार्लियामेंट में कहा था कि हमारे पास रजिस्ट्री के कागजात हैं कि 93-94 में ख़रीदा गया है। और सबसे बढ़ के कि जी प्राइम मिनिस्टर इसमें सेंट्रल फोकल पॉइंट है इस तमाम उसमें। अभी इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये तमाम एस्पेक्ट्स जो हैं ये कोर्ट में डिस्कस भी नहीं हो रहे हैं, ना ही इनके इल्ज़ामात के थ्रू, इनके कौंसल के थ्रू कहा जा रहा है कि जी ये मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, कहा भी नहीं जा रहा, कहा भी नहीं जा रहा। ये भी नहीं कहा जा रहा कि टैक्स एवेजन हुआ है, ये भी नहीं कहा जा रहा कि यहाँ से करप्शन का पैसा किया गया। सो एक तो जो ओरिजिनल इल्ज़ामात थे वो कंप्लीटली डिमोलिश हो गए खुद ब खुद, जब क्लेम ही नहीं कर रहा, जो एक्यूजर है वो खुद नहीं क्लेम कर रहा। मैं सवाल दोहरा रहा हूँ, ये आईसीआईजे ने जब पनामा पेपर्स रिलीज किए तो उसके बाद हम उसी की उसके बाद ये इल्जाम आपके ऊपर है, और पीटीआई ने दावा किया कि इन्होंने लंदन रजिस्ट्री हासिल की है जो नीलसन और नेस्कॉल की 93 से मलकियत है। जो हमद बिन जासिम ने कोर्ट के अंदर सर्टिफिकेट जमा कराया, उसके अंदर उन्होंने तस्दीक कर दी है कि ये नीलसन और नेस्कॉल ने खरीद ली थी प्रॉपर्टी। बिल्कुल सही है। उन्होंने सिर्फ आगे एक पैरा डाल दिया कि हमने, मियाँ साहब ने, मुझे याद पड़ता है आई रिकॉल कि मियाँ साहब ने कहा था ये हुसैन को दे देना, तो 2004 में मियाँ साहब की वफात हुई थी, 2006 में उन्होंने आपसे सिर्फ इसका जवाब दे दूंगा, बट मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो कोर्ट ने हमें कहा भी है और हमारे अपने लॉयर ने भी हमें कहा है कि आप खुद कोर्ट कचहरी ना लगाएं और पेपर्स के बारे में लेट द कोर्ट डिस्कस। अब तो हमें थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए कि जी इसकी वैलिडिटी, ऑथेंटिसिटी। आपने कहा कि वो सब कुछ गलत है, मैंने सिर्फ उसकी तस्दीक की है। नहीं, वो मैं इसलिए आ रहा था हम बिन जासिम के खत में उसकी तस्दीक हो जाती है। नहीं, वो तो मैं आ रहा हूँ ना, वो तो कल की बात है, बट इनके लॉयर की तरफ से ये तमाम इल्जामात डिस्कस भी नहीं, मैं तो एक तो ये कह रहा हूँ कि डिस्कस भी नहीं किए जा रहे। जहाँ तक आपने ये कहा है कि जी निल्सन और नेल्सन जो था, हमेशा से एटलीस्ट मेरा जो एक एज अ फाइनेंशियल बैकग्राउंड एक क्वेश्चन हमेशा से होता था कि जब आप कहते हैं कि निल्सन और नेल्सन विल कंटिन्यू टू ऑपरेट, वेदर उसका ओनर हुसैन नवाज है या मोहम्मद ज़ुबैर है या कोई और है, वो तो एक कंपनी है, उसकी शेयर होल्डिंग किसके पास है, डेट इज द की थिंग। हमेशा से ये डेट इज बेरर सर्टिफिकेट है जी, बेरर सर्टिफिकेट, ये भी तो एक इंस्ट्रूमेंट है ना, वो तो एक इंस्ट्रूमेंट है। वो भी उसने हमद ने अपने अंदर लिख दिया कि बेरर था पहले, मैं रखे हुए थे कतर में, अब मैंने इनको दे दिया। अच्छा एक सेकंड, अगर आप ये कहते हैं कि बेरर सर्टिफिकेट है तो बेरर सर्टिफिकेट मोहम्मद ज़ुबैर के नाम से क्यों नहीं माखूज? एक क्वेश्चन है ना। बेरर सर्टिफिकेट, बेरर तो इटसेल्फ मींस जिसके हाथ में है वो हुनर है, बेनामी होता है। अब ये बिल्कुल बेनामी से मैं इसलिए इत्तेफाक नहीं करूंगा क्योंकि ये लफ्ज पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में ऐसे कि कोई गलत काम है। बेरर सर्टिफिकेट इज अ नॉर्मल इंस्ट्रूमेंट इन द फाइनेंशियल वर्ल्ड कि बेरर है। मैं जिस तरह एक आप बैंक में बहुत टेक्निकल हो जाएगी, बेरर बहुत टेक्निकल हो जाएगा, तो मैं दूसरी बात मैं ये कह दूं कि खास तौर पर जज साहब ने भी जो कहा था ना कि अखबारात के हवाले से, और जो आरिफ अलवी साहब हवाला दे रहे थे, वो ये था कि अगर वो इन सपोर्ट कोई चीज आती है, उन्होंने गार्डियन पर ये कहा था कि गार्डियन में आर्टिकल लिखवा ले तो हम क्या फांसी दे देंगे किसी को, एग्जैक्ट वर्ड्स थे। तो मैं वो दोहराना नहीं चाहता, वो तो जाहिर है जज की ऑब्जर्वेशन कई दफ़ा हमारी तरफ जाती है, कई दफ़ा हमारे अगेंस्ट जाती है, बट वो उन्होंने कहा था अखबार के बेसिस पर हम आगे नहीं चल सकते। अच्छा, शाहिद साहब को गुफ्तगू में शामिल करते हैं। शाहिद साहब बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। आपने 60-70 सफ़े का एक डॉक्यूमेंट हमें भेजा है और उसके अंदर अल तौफीक ट्रस्ट की बड़ी डिटेल्स हैं। ये क्या डॉक्यूमेंट है और क्या इसकी तारीख है, थोड़ा सा मुख्तसरन बता दीजिए। नदीम साहब शुक्रिया। पहले तो अल तौफीक बैंक असल में ये इन्वेस्टमेंट फंड्स लिमिटेड है जिसमें मियां शरीफ और शहबाज शरीफ का बाकायदा नाम था, और कोर्ट ने ये डॉक्यूमेंट, मेरे पास ये ओरिजिनल है, पता नहीं आप तस्वीर देख सकते हैं नहीं, ये कोर्ट की स्टैम्प भी लगी हुई है इस पे। इसमें इनको ऑर्डर दिया गया था कि ये लोग पेमेंट करें, और पेमेंट की जो रकूम है
उसका ये समझ लें कि 12 मिलियन 10 मिलियन और इस तरह से करते करते कई बहुत बड़ी एक रकम बनती है टोटल, जो 16 मिलियन तक टोटल जाती है आगे। ठीक है, ये ब्रायन थॉमस के हिसाब। कोर्ट ने ऑर्डर दिया, ये रकम मेरे पास आई और इस अपना ये डॉक्यूमेंट मेरे पास आई। इसके बाद क्योंकि मैं इसके ऊपर रिपोर्टिंग कर रहा था, क्योंकि मैं इसके पीछे मतलब खासा काम कर रहा था, बल्कि शायद रहमान मलिक की जहां रिपोर्ट खत्म होती है उसके बाद से मेरा काम था, तो उसमें ये एक साइड डॉक्यूमेंट और आ गई थी पार्क लेन की डीड, और उसके अलावा उसमें हमें उस वक्त मुश्किल हो रही थी कि ये ऑफशोर कंपनी बनाना। ये वजाहत करिए इसकी वजाहत करिए। पार्क लेन अपार्टमेंट्स का यहाँ तज़किरा आपने क्यों किया, उनका ताल्लुक यहाँ कहाँ से आया? क्योंकि इसके अंदर जो बोरोवर्स के अंदर नाम है हुदैबिया पेपर्स नंबर 1 रिस्पोंडेंट है, नंबर 2 के ऊपर शहबाज शरीफ है, नंबर 3 पे मियाँ शरीफ है और नंबर 4 के ऊपर अब्बास शरीफ हैं जो दुनिया में इस वक्त नहीं है। नंबर 3 और 4 जो है इस वक्त। आपने यहाँ पार्क लेन अपार्टमेंट्स का तज़किरा किया, उनका तज़किरा क्यों है? का केस जो है नदीम साहब, अल तौफीक का केस जो है हुदैबिया पेपर मिल और लोन्स के हवाले से हैं, जो माफ कराए जा रहे थे, जो नहीं पे किए जा रहे थे, उसकी डिमांड की गई थी। और जो दूसरा सेक्शन जो इसके रिलेटेड बात जो है, जो एक तरह से मनी ट्रेल के ऊपर भी जाती है, जिस रोज ये केस का फैसला होना था 15 तारीख थी है, और उसके बाद शहबाज शरीफ साहब यहाँ खुद लंदन आए थे और इनके वकील ने मुझे बताया था कि आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो गया है और ये पेमेंट्स वगैरह का सिस्टम बन गया है। ये तो एक चीज सी, ये एक बड़ी रकम है जो 16 मिलियन की तो ऑफिशियल बनती है, बाकी चीजें और भी हैं। तो ये पैसे कहाँ से आए थे? ये आपने बहुत से बैंक्स के डॉक्यूमेंट फैसल बैंक के साथ अटैच किए हुए, फैसल बैंक का क्या लिंक है इसमें? फैसल बैंक और दूसरे कई और बैंक ऐसे हैं जिनमें जो रहमान मलिक की जो रिपोर्ट थी, जिसमें उसने बाकायदा एक जमाने में बड़े मियाँ साहब को अरेस्ट भी किया था और अब्बास शरीफ को भी अरेस्ट किया था, उस रिपोर्ट के मुताबिक जो अकाउंट होल्डर थे, फेक अकाउंट होल्डर थे, उनमें एक सलमान जिया भी थे और कुछ जेन्युइन भी थे। उनमें कुछ जेन्युइन ऐसे भी थे जो बरतानिया के शहरी थे, जो काजी फैमिली कहलाती है, जिसकी आपको तस्वीर आपके पास है। इस काजी फैमिली के नाम तस्वीर है मेरे पास, लेकिन क्या काजी फैमिली से आपने खुद तस्दीक की शाहिद साहब कि ये बात क्या दुरुस्त है या सिर्फ ये रहमान मलिक साहब की कहानी थी? आप काजी फैमिली से कभी खुद मेरे पास उनका अथॉरिटी लेटर मेरे पास ये मौजूद है। इस पे लिखा है, टू हुम इट मे कंसर्न, आई मसूद अहमद काजी प्रोवाइडेड द फोटोकॉपीज एंड डॉक्यूमेंट्स टू मिस्टर शाहिद खान, एडिटर ऑफ द ईस्ट। मैं उस वक्त एडिटर अखबार ईस्ट का अखबार का एडिटर था और ये 2 हैमिल्टन रोड इल्फर्ड में रहते थे। 30 तारीख सितंबर को उन्होंने लिख के मुझे दिया। ठीक है, ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है। उसके अलावा उन्होंने एक लेटर की कॉपी भी मुझे दी है जो उसने मसूद काजी ने मियाँ साहब के नाम लिखा था, मियाँ मोहम्मद शरीफ जो वजीर आजम पाकिस्तान थे। ये लेटर उनके मुताबिक उन्होंने लिखा था 20 मार्च 97 को, और उसमें उन्होंने तमाम अपनी फैमिली के नाम और बाकी दिए और बताया कि पाकिस्तानी अखबार, टेलीविजन, केबल टीवी और अखबार ने हमारे पर गंद उछाला है, हम $1 मिलियन के मालिक हैं, हम फ्रॉडी हैं, हमारे मुताबिक व्हाइट पेपर शाया हुआ और बहुत कुछ लिखा है। और उसमें तमाम चीजों की तस्दीक की। ना सिर्फ तस्दीक की, उन्होंने वो तमाम जो कॉपीज थी, जो बैंक के डॉक्यूमेंट से जो कर्जे लिए थे, उसको मांगने की जो बैंक ने लेटर भेजे थे, उनकी तमाम की कॉपी मेरे पास है, जिसमें ये चीज वाज़ेह होती है। लेकिन ये शायद एक चीज और फरमाइए, आप कह रहे हैं कि उनके अकाउंट्स में उनके नाम के ऊपर पाकिस्तान में अकाउंट खुलवाए गए, उनको पता ही नहीं चला और वहाँ मिलियंस ऑफ रुपीस की ट्रांजैक्शन हो गई और वहाँ कर्जे भी हो गए, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को खत लिख दिया, उनको बिल्कुल पता नहीं चला कि उनके नाम के ऊपर अकाउंट खुले हैं, पैसे गए हैं। ये कैसे हुआ सारा कुछ? नहीं, ये असल में होता ही है कि आदमी जब उसकी कोई डिमांड होती है, कोई रीजन होते हैं, बहुत सारी वजूहत होती हैं, जब उसके ऊपर मुश्किल पड़ती है तो या कोई और गेम हो रहा होता है, तो वो अपने आप को इनोसेंट डिक्लेयर करता है कि हमें पता ही नहीं था। ऐसी बात नहीं है। इनके घर में हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर है इसहाक डार साहब, यंग, जब वो जिस जमाने में सीए कर रहे थे, जब से इनके यहाँ रहते थे, इनके फैमिली टर्म से बेटों की तरह रहते थे, और उन्होंने इनकी पासपोर्ट कॉपी, मैं भी इस बात को यकीन नहीं करता कि बगैर इनकी इंफॉर्मेशन के ले ली होगी, और उन पासपोर्ट कॉपीज के जरिए फॉरेन एक्सचेंज अकाउंट्स वगैरह बनाए गए थे पाकिस्तान में, जिसके ऊपर मेरे पास ये कोर्ट की डॉक्यूमेंट, पाकिस्तान की कोर्ट की डॉक्यूमेंट है, जो है 31 अक्टूबर 1998 की, जिसमें इन्होंने खुद कोर्ट में इस चीज का फैसला कराने की कोशिश की है कि हमारे अकाउंट्स के ऊपर जो केसेस हैं, अल तौफीक को ये बरतानिया में ना चलाया जाए बल्कि पाकिस्तान में चलाया जाए। उसके अलावा और केसेस भी हैं, इसमें रेफरेंसेस हैं। अच्छा, यहाँ मुझे मौका दीजिए, मैं यहाँ से जवाब ले लूँ, क्योंकि काफी ये बड़ी सीरियस एलिगेशन है, माजी में भी आते हैं दोबारा। जुबैर साहब आप पहले रिस्पॉन्ड करेंगे, फिर बात है, इल्जाम हमारे पर ही। एक तो ये है कि शाहिद साहब, मैं नहीं जानता,
मेरा ख्याल है ये टाइम जो है ना, ये जो 6-7 महीने थे, इसमें ये बड़ा अच्छा था कि अभी भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि शाहिद साहब जो हैं वो आएँ किसी अटॉर्नी के थ्रू, पीटीआई को दे दें, ज़ाहिर है पीटीआई इसमें हरीफ है, और ये तमाम हामिद खान साहब लेके चले जाएं। ये बड़ा आसान होता है कि यहाँ जो बैठ के बात कर रहे हैं, कोर्ट में जब जाएंगे तो मेरा ख्याल है वो दैट इज़ मच मोर रेलिवेंट। जहाँ तक फैसल बैंक का ताल्लुक है, तो मैं आपको अभी 2-4 नंबर दे सकता हूँ फ़ोन पर, जो पहले भी ये आया था, इमरान ने भी इल्ज़ाम लगाया था फैसल बैंक की इन्वॉल्वमेंट, और उनको बाद में एहसास हुआ था कि फैसल बैंक के उस वक्त के जो प्रेसिडेंट थे मेरे अपने भाई थे, मुनीर कमाल, जिस ज़माने की ये बात कर रहे हैं, 95 से लेके वो पहले तो फिर उन्हें अदालत बुलाना चाहिए। हाँ नहीं, लेकिन उन्होंने बिल्कुल क्लैरिफाई कर दिया था लिख के, और इमरान खान ने उनसे पर्सनली सॉर्ट ऑफ ये कहा था कि मुझे नहीं पता था कि, बिकॉज वो खुद इनके शौकत खानम के बोर्ड पर हैं, ही इज़ अ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ इमरान खान, एंड ही नो, इमरान को पता है उनकी इंटीग्रिटी के, मैं नहीं ज़ाहिर है अच्छा नहीं लगता डिफेंड करते हुए। तो वो फैसल बैंक ने डिनाई भी कर, फैसल बैंक तो अब नहीं यहाँ रहा, मतलब उस तरह से ऑपरेशन, बट फैसल बैंक साहब की तरफ से, इसमें ये आप उस केस का हवाला कर रहे हैं जिसमें फैसल बैंक ने खुद पैसे रेज किए थे, ये आप उसका जिक्र कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि फैसल बैंक में काजी फैमिली के अकाउंट्स खुले, एब्सोल्युटली, और उन अकाउंट्स से इवन वर्स है, ये उससे डिफरेंट केस है, और उससे ज्यादा संगीन इल्जाम, वो केस और है वो जो आप बता रहे हैं। मैं कह रहा हूं ये उससे ज्यादा संगीन इल्जाम है। एक तो देखें ये कोर्ट, मैं इसका क्या जवाब दे सकता हूँ अगर कोई कहे कि 98 में या 97 में ये हुआ था, नदीम आप भी यहाँ मेरी जगह बैठे हुए हों तो आप कैसे जवाब दे सकते हैं? और ख़ास तौर पर अब इसका वक्त जो है, शाहिद साहब से मैं कहूँगा कि इट इज़ फार बेटर कि इनकी इतनी रिसर्च है कि ये अब पाकिस्तान में केस चल रहा है उसमें फ्रीक बन जाए या पीटीआई को सारे डॉक्यूमेंट्स दे दें, वो क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या ये डॉक्यूमेंट्स आप सुप्रीम कोर्ट को खुद भिजवा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट ईमेल एड्रेस भी है, आप रजिस्ट्रार को भी भिजवा सकते हैं। जर्नलिस्ट हैं हम सहाफ़ी हैं, हमने इन्वेस्टिगेशन की, हमारे बेसिस, हमारे सोर्सेज जो हैं वो इस बेस पे होते हैं कि हमारे पास प्रूफ हो तो हम उसके ऊपर बात करें। हम किसी पे इल्जाम नहीं लगा रहे। नवाज शरीफ पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं, बेइंतहा आला रुतबा है। इतनी बदनामी उनकी हो चुकी है इस पूरे केस के अंदर, अभी से नहीं कई दहाइयों से, और उस बदनामी के नतीजे में जो कुछ पाकिस्तान को भी फेस करना पड़ रहा है, हम पाकिस्तानियों को बाहर फेस करना पड़ रहा है, या और दीगर मकाम ऑफिस, अभी अर्जुगान साहब आ रहे हैं उनके सामने। नहीं, बट इसमें क्या खराबी है कि ये अगर अपने कागजात भेज दें? अच्छा, इसमें खराबी मैं एक ब्रेक ले लूं, ब्रेक से वापसी पे आरिफ अलवी साहब चाह लेते हैं, एक शॉर्ट ब्रेक ले लें, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। अलवी साहब आप इसको रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे? जी, मैं दो चीज़ों पर रिस्पॉन्ड करना चाहता हूँ। इन्होंने ये कहा और मैं समझता हूँ मिस इन्फॉर्म्ड होंगे, मैं ये नहीं कहूँगा कि गलत बयानी कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग, अच्छा, टैक्स इवेजन। थोड़ी सी कता कलामी कर लूँ, आपकी इजाज़त है? हमारे साथ एक मेहमान फ़ोन पे ज्वाइन कर रहे हैं, जरूर, तो अगर उनसे पहले बात करें। सैफुर रहमान साहब रेडको के हवाले से जाने पहचाने जाते हैं, वो हमें और एहतसाब सेल के हवाले से भी इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं कतर से। सैफ साहब बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। आपके हवाले से गुज़श्ता रोज़ से बड़ी खबरें चल रही हैं जी कि आप अल-सानी फैमिली के साथ आपके बिजनेस इंटरेस्ट साझे हैं, आप उनके साथ कारोबार करते हैं मिलकर, क्या ये बात दुरुस्त है? सैफुर रहमान साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? आवाज़ नहीं आ रही मुझे। जी, अब आपको मेरी आवाज़ आ रही है सैफ साहब? मैं आपका सवाल मिस कर गया, मुझे दोबारा रिपीट करें क्योंकि लाइन कट गई। जी ठीक है, मैं सवाल दोहरा रहा हूँ कि आपके और अल-सानी फैमिली के बिजनेस इंटरेस्ट इकट्ठे हैं, आप मिल के कारोबार करते हैं, क्या ये बात दुरुस्त है? जी, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मैं कतर में 39 ईयर्स से हूँ और अल्लाह का शुक्र है हमारे पास 8000 लोग काम करते हैं और 6 इंडस्ट्रीज हैं, और जिसमें से 8000 में से 3500 सिर्फ पाकिस्तानी हैं हमारे पास। और हमारा काम सिवाय बिजनेस के और कुछ नहीं है, ना मेरा कोई पॉलिटिक्स में इन्वॉल्वमेंट है, ना किसी तरह मैं पाकिस्तान में किसी चीज़ में इन्वॉल्व हूँ। जहाँ तक कल से आप काफ़ी बार कह चुके थे आने के लिए, तो इसलिए मैंने आपके सवालों के जवाब देना सही समझा। आपका रेफरेंस हो गया इस लेटर से रिलेटेड जो कि शेख अहमद बिन जासिम जबर के मुतालिक है। उनके मुतालिक मैं बताना चाह रहा था कि शेख अहमद जो हैं ये रॉयल फैमिली मेंबर हैं और ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ कतर थे और 30 इयर्स तक ये हुकूमत में रहे हैं, और ये वन ऑफ द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड हैं। उनकी इन्वेस्टमेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड हैं, खासतौर पर इनकी जो इन्वेस्टमेंट्स बैंकिंग में है, दूसरे बैंक में है, बार्कलेज बैंक में है। क्या ये बात दुरुस्त है कि आप अल-सानी फैमिली के साथ कारोबार कर रहे हैं?
जी, मेरा 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 ताल्लुक अल्थानी फैमिली के साथ आज से नहीं है, 40 साल से है, 39 ईयर से है। और ये बिजनेस पार्टनर हैं, और शेख हमद नहीं बल्कि उनके बेटे जो शेख जासिम बिन हमद, उनके साथ मेरा जरूर ताल्लुक है, और वो हमारा बिजनेस पार्टनरशिप का ताल्लुक है। जहाँ तक आपका रेफरेंस है इस लेटर से रिलेटेड, उससे अगर आपका सवाल मुझे पूछ लें ताकि मैं उसे क्लियर करना चाहता मैं हूँ। वो भी पूछ लेता हूँ। पहले बिजनेस इंटरेस्ट पहले वादा कर लें। जो रेडको इंटरनेशनल है उसमें 40% हिस्से साहब के हैं, और 60% जो हिस्से हैं उसमें जासिम बिन हामिद के हैं, ये हमाद या हमद जो भी हैं उनका नाम, ये 60% हिस्से उनके हैं अल्सानी फैमिली का, और 40% आपके हैं। ये बात दुरुस्त है? जी हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। एक पाकिस्तान में 1320 मेगावाट का पोर्ट कासिम के ऊपर अल मिरकाब प्लांट लगा रही है, क्या उसके अंदर भी आपका इंटरेस्ट है या उसके अंदर हमद बिन जासिम का इंटरेस्ट है? किसका इंटरेस्ट है उसके अंदर? वो उसमें मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, और ना वो मेरा प्रोजेक्ट है, ना मेरा उससे कोई ताल्लुक है। और वो शेख हमद बिन जासिम बिन जबर का प्रोजेक्ट है, और वो तो बड़ी बात है कि उन्होंने पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की, और वो तो सारी दुनिया में इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। पाकिस्तान में तो किसी का इंटरेस्ट नहीं होता क्योंकि रिस्क एलिमेंट बहुत ज़्यादा है। पर बड़ी मुश्किल से नेचुरली प्राइम मिनिस्टर साहब ने और हमने काफ़ी उन्हें कहा था कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट बेहतर हो रही है, आप इसमें बिजली की कमी में दूर करने में थोड़ी सी उनकी मदद करें, इसलिए उन्होंने कंसिडर किया। पर इसमें शेख जासिम का कोई ताल्लुक नहीं, ना रेडको का कोई ताल्लुक है, ना ही मेरा कोई ताल्लुक है। अच्छा, इसमें शेख हमद बिन जासिम का ताल्लुक है, जिन्होंने प्राइम मिनिस्टर को लेटर दिया, उनका ये प्रोजेक्ट है अल मिरकाब वाला। जी हाँ, बिल्कुल सही। उनका लेटर। अच्छा, एक चीज़ और फरमा दीजिए कि ये आपने अभी खुद ही बयान कर दिया, मैं पूछने ही वाला था आपसे कि डॉइचे बैंक में भी इनके पास काफ़ी कुछ $700 मिलियन के शेयर्स इनके पास हैं। हमारे पास जब पनामा की दस्तावेज़ात आई तो एक कर्जा था पुराना जो इन्हीं प्रॉपर्टीज़ के ऊपर जो मियाँ साहब की फैमिली के साथ जुड़ा हुआ है, 7 मिलियन पाउंड का कर्ज लिया गया था, और वो भी 3.5 मिलियन पाउंड मरियम के थे और 3.5 मिलियन पाउंड हसन या हुसैन के थे, 7 मिलियन पाउंड थे। तो क्या उसके अंदर भी कोई इन्फ्लुएंस मौजूद था इस फैमिली का? नहीं, मुझे उसके मुताबिक कोई इल्म नहीं है। अगर आप इससे रिलेटेड कोई सवाल करना चाहते हैं तो वो तो फिर आप हुसैन से पूछिए या मरियम से पूछें। मेरा उससे कोई ताल्लुक भी नहीं था, ना मुझे इसके मुताबिक कोई इन्फॉर्मेशन है। अच्छा, जो लेटर दिया गया उसके मुतल्लिक भी हमें यहाँ से कुछ खबरें मिली कि जो पाकिस्तान के वहाँ के सफ़ीर हैं शहजाद अहमद, उन्होंने एक रोल अदा किया, और दूसरा कहा जाता है कि सैफुर रहमान साहब ने बड़ा कमाल दिखाया कि फटाफट से शेख हमद बिन जासिम से ख़त भी मिल गया, और उसमें उन्होंने कहा कि ये तो सारा कुछ हमने करके दिया। आप खुद ही बताइए कि कभी शेख हमद कभी इस तरह की कोई चीज़ करेंगे? आपको उनकी स्टेचर का नहीं शायद इल्म, वो तो एक रीजन के बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल फिगर हैं, और हर कोई उनको जानता है बड़े अच्छी तरीके से। कभी कोई इस तरह की कोई गलत स्टेटमेंट या कोई गलत पेपर इशू करेंगे वो किसी के लिए? उनका तो उनके वालिद का मियां शरीफ से ताल्लुक था, और बहुत पुराना ताल्लुक था, और ये उस वक्त का ताल्लुक है जिस वक्त मैं भी कतर में नहीं आया हुआ था। और वो अर्ली 80s में या 85 में कब ताल्लुक बना था, मैं तो 1981-82 में आया हूँ। और ये बड़े मियां साहब का और शेख जासिम बिन जबर का जो ताल्लुक था उसकी बेसिस पे शेख हमद ने ये लेटर दिया है। मुझे इस लेटर के कंटेंट्स का पूरा पता है, और इस लेटर में जो कुछ कहा गया बिल्कुल सही कहा गया है, और उसमें कोई ऐसी चीज नहीं। आप क्यों गारंटी कर रहे हैं कि सारा कुछ सही है? आपको कैसे पता है इस बात का? बिल्कुल मुझे पता है। मैं शेख साहब के साथ, शेख जासिम बिन हमद के साथ आज से जितने सालों से इनके साथ हूँ, मुझे पता है कि ये दुबई की जो प्रॉपर्टीज बिकी थी उस वक्त वो पैसा, कुछ पैसा, मुझे नहीं पता वो कितनी की स्टील बिकी थी, पर कुछ इन्वेस्टमेंट को 11 या 12 मिलियन की इन्वेस्टमेंट कतर में हुई थी, और वो इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट में हुई थी। उसमें क्या खराबी है? आप ये बताइए कि अगर बहुत साल पहले एक इन्वेस्टमेंट हुई थी और उससे वो उन्होंने मेंटेन किया, और उस इन्वेस्टमेंट से कोई बेनिफिट आया, तो उसमें क्या बुराई थी? मुझे तो ये नहीं समझ आती। कल से आपने इतना जबरदस्त शोर डाला हुआ है, ARY पे भी, आप पे भी, सब चैनल पे एक ही चीज रिपीट कर रहे थे जैसे बहुत बड़ा गलत काम हो गया, गलत लेटर आ गया। शेख हमद का स्टेचर देखिए, वो कभी कोई गलत चीज करेंगे, उनका एक ताल्लुक बहुत पुराना ताल्लुक है। अच्छा, जासिम बिन जबर के वाले से उनका साहब से ताल्लुक था। मेरा आपसे कमिटमेंट ये थी कि आपसे कोई क्रॉस टॉक नहीं होगी, लेकिन यहाँ मेहमान दो बैठे हैं, डॉक्टर आरिफ अलवी साहब और जुबैर साहब। अगर आप मुनासिब समझे तो मैं उनसे भी बात कर लूँ, फिर आप दोबारा रिस्पॉन्ड कर लीजिएगा। जी जरूर कर लें, पर मुझे आप मेहरबानी करके जैसे आपने मेरी कमिटमेंट की 2-3 मिनट में फारिग कर देगा, मैंने कहीं जाना है। ठीक है, अलवी साहब बात कर लें, फिर आप रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा। जिन्होंने बहुत बड़े स्टेचर की बात करी, बड़े इज्जतदार हैं, सब कुछ होगा। मैं ये पूछना चाहता हूँ, आपसे पूछ रहा हूँ, आपसे कह रहा हूँ कि जनाब गवर्नमेंट ऑफ कतर ने इनको सू किया, जर्सी के अंदर वो मुकदमे चले, क्या ये इस बात से वाकिफ़ हैं?
उनको इस बात पर सूख किया गया कि 500 मिलियन पाउंड्स का BAE सिस्टम्स के साथ, ब्रिटिश एरोस्पेस के साथ एक डील हुई जिसमें 7 मिलियन पाउंड्स का गवर्नमेंट ऑफ कतर ने कहा कि इन्होंने इंटरेस्ट लिया, कमीशन लिया। गवर्नमेंट ऑफ कतर ने यह कहा कि 72 से 95 तक जब ये रहे हैं तो इन्होंने बहुत पैसा बाहर ले गए हैं, करप्शन का पैसा बाहर ले गए हैं, और इन्होंने 7 मिलियन पाउंड्स को सेटल किया और 6 मिलियन पाउंड्स देकर वो मुकदमा ख़त्म हुआ। क्या ये इन सारी चीज़ों से वाकिफ़ हैं कि ये तो रिपोर्टेड फैसले हैं जर्सी कोर्ट के? मेरा सवाल ये है। दूसरा सवाल ये है मेरा कि ये तो बिल्कुल पार्टिसान बात कर रहे हैं, ये इनको क्या इस बात से वाकिफ़ हैं कि जो पोर्ट कासिम के अंदर जो ये टर्मिनल लगा है, इसको ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने चैलेंज किया, ये बगैर बिडिंग के हुआ एंड इट वाज गिवन टू हमाद साहब। जी बताइए सैफ साहब। अच्छा, बहुत अच्छा कि आपने ये मुझसे सवाल कर लिया। मुझे अभी एक बड़ा अच्छा मौका है कि मैं इस चीज को क्लियर करूं। आपने कहा कि स्टेट ऑफ कतर ने सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ केस किया। नहीं, सिटिंग नहीं, बाद में शेख हमद प्राइम मिनिस्टर ऑफ कतर थे और शेख हमद को उनकी हुकूमत सू करे और केस करे, इनको ये इल्म होना चाहिए। अलवी साहब के लिए मेरी बड़ी इज्जत है, ये बड़ी संजीदा बात करते हैं, पर मेहरबानी करके आप इनको बताइए यहाँ हमद के नाम, जासिम का नाम, अब्दुल्ला का नाम इतना ज्यादा है कहती। ये जिस केस का जिक्र करें उसको मैं आप बताता हूँ। कुछ अर्से पहले आपको याद होगा कि अमीर ऑफ कतर जो थे उनको हटा दिया गया था और उनके बेटे ने उनकी जगह ले ली थी और वो अमीर बन गए थे, और ये कोई आज से शायद 18 या 20 साल पहले की बात है। और जब उन्होंने बेटे ने वो जगह ले ली तो उन्होंने फिर वो जो वालिद साहब थे वो मुल्क से बाहर थे और जितना पैसा उनके अकाउंट में था तो स्टेट ऑफ कतर ने उनके ऊपर केस किया था कि वो पैसा हम रिट्रीव करना चाहते हैं। अल्टीमेटली वो केस खत्म हो गया था, पर वो पैसा उन्होंने स्टेट का पैसा लेने के लिए किया था। और शेख हमद बिन जासिम बिन जबर जो हैं ये डिफरेंट हैं, वो और थे। और शेख हमद बिन जासिम बिन जबर प्राइम मिनिस्टर थे। प्राइम मिनिस्टर कभी अपने पोजीशन पे अपने किसी नुमाइंदे को इजाजत दे सकते हैं कि वो उनके खिलाफ कोई केस करे? ये तो सरासर अलमीर काब का भी जवाब दे दीजिए। अलमीर काब का क्या वो बगैर बिडिंग के प्लांट के लिए दिया गया? लाइन कट रही है। मैं अलमरकाब सुना है, आपने शायद कुछ कहा। अलमरकाब जो है वो शेख हमद बिन जासिम जबर की कंपनी है। और सैफ साहब क्या बगैर बिडिंग के अलमरकाब को यह मंसूबा दिया गया? बगैर बिडिंग के दिया गया? अच्छा, टर्मिनल का ये भी बड़ा अच्छा किया है, अलवी साहब ने बता दिया। टर्मिनल तो हमारे पास है ही नहीं, वो तो टर्मिनल जो जिसको दिया गया और गैस टर्मिनल, LNG का टर्मिनल, वो तो दूसरी कोई कंपनी है, मुझे तो इससे कोई ताल्लुक भी नहीं है। नहीं, गैस टर्मिनल की नहीं, कोल की बात कर रहे हैं, कोल प्लांट, पावर प्लांट की। अभी जो जहाँ पे पावर प्लांट की बात है, पोर्ट कासिम पावर प्लांट जो है ये IPP है। IPP का मतलब है इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर। एक एग्रीमेंट बनता है और जिसमें पावर परचेज एग्रीमेंट होता है, इम्प्लीमेंटेशन एग्रीमेंट होता है, टैरिफ एग्रीमेंट होता है, और ये सारी की सारी चीज सिर्फ इस प्रोजेक्ट पे नहीं लगी। सैफ साहब क्या बगैर बिडिंग के ये मंसूबा IPP का आपको मिला या बिड किया आपने? क्या आपने बिडिंग की इसके लिए? वो नहीं, पूरा वो एक प्रोसेस होता है, वो जो गवर्नमेंट की पॉलिसी उसके तहत मिला। जैसे साहिवाल वाला लग रहा है या ये लग रहा है और तो 8-10 और पावर प्लांट लग रहे हैं, वो एक ही टैरिफ पे लग रहा है। कोई किसी को बेनिफिट तो दिया नहीं जा सकता क्योंकि नेता के पास एक टैरिफ है। इसका मैं क्लैरिफाई कर देता हूं, ये एक पुरानी पॉलिसी है, वो उसके तहत दिए गए। ये मेरे ख्याल जुबैर साहब इसकी वजाहत कर रहे हैं, अगर आप सुन लें मेरे ख्याल में वजाहत हो जाएगी। जुबैर साहब ट्रांसपेरेंसी जुबैर साहब को वजाहत कर लें, ट्रांसपेरेंसी के ऑब्जेक्शंस हैं उसके ऊपर, वो भी आप जल्दी से वजाहत कर दीजिए। मेरा ख्याल है बिल्कुल सही कह रहे हैं सैफ साहब, जहां तक मुझे 2004 की पॉलिसी के तहत दिया गया था बगैर बिडिंग के। कोई एक एक्स्ट्रा फेवर ना टैरिफ में ना अवार्ड करने में, और ये 2013 या 14 की बात है, 2014 की रादर बात है कि जब किसी को भी किसी इन्वेस्टर, ग्लोबल डोमेस्टिक इन्वेस्टर को आके, मतलब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान क्यों रोकेगी? टैरिफ सेम है, कोल पावर का सेम फॉर एवरीवन। अगर ये कह दें आरिफ अलवी कि जी फलाने को जो दिया गया था उनको कम दिया था, इस पॉलिसी के तहत बकौल आपके बिडिंग वाज नॉट रिक्वायर्ड। एब्सोल्युटली। अच्छा, इसके इनका कहना यह है कि इस पॉलिसी के तहत बिडिंग रिक्वायर्ड नहीं थी। LNG वाला जो प्रोजेक्ट है उसके साथ भी अलसानी फैमिली का कोई ताल्लुक है? टर्मिनल नहीं, ये टर्मिनल समझिए थे, LNG गैस इंपोर्ट कर रहे हैं इस वक्त 15 साल। जी, मैं इसका जवाब देना चाहूंगा आपको। नदीम साहब, अगर आप मुझे इजाजत दें मैं जवाब देना चाहूंगा। जी सैफ साहब बताइए। सबसे पहले तो ये कि LNG से हमारा कोई ताल्लुक नहीं, ना शेख हमद का ताल्लुक था, ना है, ना था पहले। ये बिला वजह कोई चीज कतर में होती है तो उसमें मेरा नाम घसीट दिया जाता है। और LNG से ना मेरा ताल्लुक, ना शेख हमद का ताल्लुक, ना शेख जासिम का ताल्लुक। वो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील हुई है और बड़ी फेयर डील हुई है, और उसको कोई भी आके चेक कर ले।
इत्तेजाज साहब ने बहुत कुछ बातें की और हैरत होती सुन के कि पता नहीं हमने कितना कमीशन ले लिया और कितना कमीशन लेके प्राइम मिनिस्टर साहब को दे दिया है, सरासर झूठ की बुनियाद पे। इसलिए ज्यादा बेहतर होगा किसी को भी डेलीगेशन बना के आप कतर भेज दें, कतर गवर्नमेंट से आके पता कर लें कि गवर्नमेंट डील है क्या किसी स्टेट पे हमारा या शेख हमद का या शेख जाफर का ताल्लुक था, हर किस नहीं था। ये सरासर चीज एक वंस फॉर एवर काइंडली इसे क्लोज कर दीजिए। एक दूसरी चीज, आपने 1320 मेगावाट पावर प्लांट के लिए कहा, ये जो पावर प्लांट है इसमें तो पैसा डला है, इसमें कमाई का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, कोई बेनिफिट लेने का सवाल नहीं होता। हमारे से रिलेटेड जो प्रोजेक्ट होता है उसे शहबाज साहब भी, मियां साहब भी और पूरी गवर्नमेंट के फंक्शन भी 100 दफा सोचते हैं कि ये चीज अगर सही भी है तब भी नहीं होने देते, क्योंकि हर कोई अपने आप को कवर करने के लिए कोशिश करता है कि कोई लुकोना रहना जाए, एलएनजी प्रोजेक्ट का मैं भी क्लैरिफाई बन जाए, क्योंकि मीडिया भी मुझे फोकस करता है और गवर्नमेंट वाले भी फोकस करते हैं। इसी वजह से इस पावर प्लांट के लिए आपको क्या मैं बताऊं, 1 साल 18 महीने लगे थे जिसकी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट होने के बाद। सबके पावर प्लांट क्लियर हो गए थे सीपैक में, सबको एलओआईज मिल गए थे, एलओएस मिल गया था। अगर नहीं मिला था तो मुझे नहीं मिला था, और सिर्फ इसलिए नहीं मिला था कि क्योंकि उसमें मैं शेख साहब के साथ कनेक्टेड हूं, मैं चीजें फॉलो जी, बहुत लंबी कहानी है, हमारे लिए हर कोई पीपीआई बहुत लंबी कहानी है, मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूँ ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की बात कि द लैंड जो पोर्ट कासिम को दिया गया, देखिए मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, पोर्ट कासिम ने जो दिया लैंड इनको 2.5 मिलियन रुपीस पर एकड़ पर दिया, जबकि उसकी असल प्राइस 6.5 मिलियन रुपीस पर एकड़ थी, और इसी खाते के अंदर 59 बिलियन रुपीस का फायदा हुआ इनको, इसी खाते में। ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल बता रही है, 60 अरब रुपए। जी हाँ, जी हाँ, हैं, तो ये तो बड़ा खाता है। उसके बाद मैं ट्रांसपेरेंसी से आपको डॉक्यूमेंट भी पढ़कर सुना सकता हूं कि उन्होंने कहा कि जनाब फेक बिडिंग, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान इन द पास्ट 5 months has not received any response to their letters. NEPRA was provided documents from complainant with the proof of fake bidding etc. और NEPRA ने जो इनको अवार्ड किया उसके अंदर भी बहुत सारा पैसा जिसमें पाकिस्तान का नुकसान हुआ। ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के 4 डॉक्यूमेंट्स हैं, मेरी बात मुकम्मल, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के 4 डॉक्यूमेंट्स हैं जो आज मैंने ट्वीट किए हैं, खरल साहब ने किए, उनको देख लिया जाए। जुबैर, मेरा ख्याल है इसका ज़्यादा सही होगा, और ये कभी भी चैलेंज कबूल नहीं करते आरिफ अलवी साहब, चूँकि आप एक स्पेसिफिक अब उसमें निकल गए, तो मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ, और मैं उसमें एक को एटलीस्ट 2 में से शायद खाकान अब्बासी या मिफ्ता इस्माइल, क्योंकि मिफ्ता हैज़ ऑल्सो बीन इन्वॉल्व इन दिस होल थिंग, उनको बुला लें, वो सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आएंगे तमाम एलएनजी प्रोजेक्ट के और ये ज़मीन के इंक्लूडिंग, और इनके साथ बैठ, इनको ही बुलाएं। ये मैं अभी इनको चैलेंज कर, आपको कबूल है ना? बिल्कुल, क्योंकि वो जो डॉक्यूमेंट, अच्छा दूसरी बात, आपको पता है जो नेगोशिएशंस हुई थी, शाहिद खाकान अब्बासी ने एलएनजी डील की नेगोशिएशन के लिए जो कतर के साथ गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट हो रही थी, उन्होंने ईसीसी में आके प्रपोज किया था 9 मेंबर प्राइस नेगोशिएटिंग कमेटी, 9 मेंबर, और इतराज किया था, मैंने भी इतराज किया था कि ये काम आपका है, आप 9 मेंबर क्यों कर रहे हैं? 9 मेंबर में फाइनेंस सेक्रेटरी, एमडी पीएसओ, एमडी एसएनजीपीएल, एमडी बीओआई के लोग एंड सो ऑन। तो उन्होंने कहा था कि ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, तो 9 लोग इन्वॉल्व थे उसकी नेगोशिएशंस में। अब अगर आप ये कहें, और दूसरे मैं आपको चैलेंज करता हूं, आप नेक्स्ट प्रोग्राम जो करेंगे, एक प्राइवेट कंपनी मिसाल के तौर पर शेल ले लें जिसका इस बिजनेस से ताल्लुक है, आप उनसे पूछ लें कि ये जो एलएनजी प्रोजेक्ट साइन किया है पाकिस्तान की हुकूमत ने, ये उसको किस पेराए पर खड़ा करते हैं इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, एक क्लोजिंग रिमार्क्स लेने सैफ साहब से, इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग। क्लोजिंग रिमार्क्स लेने सैफ साहब, आप रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे? उनका जमीन बड़े रायती निर्खों पे दी गई और फेक बिडिंग थी, दोनों को रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे? जी, मुझे इसका जवाब देने का मौका दें। मैंने बड़ी अच्छी बात की कि अलवी साहब ने कहा, और मैं इस चीज को क्लियर करना चाहता हूँ। इनसे सिर्फ एक सवाल है, मेहरबानी करके आप ये काम कीजिए नदीम मलिक साहब, आप पीपल्स पार्टी के दौर में प्रॉपर्टी जितने लैंड पोर्ट कास्टिंग ने दूसरे लोगों को दिए उनके रेट निकलवा लीजिए, और जिस रेट पे अभी दिए जा रहे हैं वो रेट निकलवा दीजिए, और जिस रेट पे हमें दिया गया वो रेट निकलवा दीजिए। और हमसे कैसे अपफ्रंट कैश दिया गया और बाकी लोगों को किस तरह डेफर्ड पेमेंट्स अलाउ की गई, बाकियों को कैसे बैंक उसके साथ इन्वॉल्व नहीं है, जवाब कैसे? सिर्फ आप, तो आपने पूछा क्यों? मैं खुद नहीं सफाई पेश करना चाहता, मेहरबानी करके एक चीज डाटा कर लेना, आप क्यों एक चीज, और ये मेरे पास एक्स्ट्रा प्रॉफिट, ये ऐसे ये ट्रांसपेरेंसी का डॉक्यूमेंट है कि एक्स्ट्रा प्रॉफिट। एक मिनट मुझे मौका दीजिए। सैफ साहब ऐसे करते हैं कि अलवी साहब को दावत देते हैं, अपने कागज ले हैं, आपको भी मैं दोबारा इनवाइट करूंगा, और मिफ्ता साहब को भी बुला लेते हैं या शाहिद खाकान को बुला लेते हैं, तो दोबारा एक प्रोग्राम। बिल्कुल सही, ठीक है, मेरे ख्याल में ये सबके लिए मुनासिब हो जाएगा, और ये बड़ा अच्छा अब आ जाए इतना बड़ा प्रोजेक्ट। सैफ साहब आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ शामिल हुए। शायद
मैंने वो हमारे साथ हैं उनसे करने की, फिर आप रिस्पॉन्ड करिएगा। मैंने जवाब देना था, जवाब शाहिद खान, आपने अभी पार्कलेन अपार्टमेंट्स का जिक्र किया था। पार्कलेन अपार्टमेंट्स का तस्करा दरमियान में कहाँ जुड़ा इस कर्जे और सारी अल तौफीक ट्रस्ट के साथ? देखें, जो पहले हम जहां से बात कर रहे थे वो यही कि जो अल फैसल बैंक ऑफ अमेरिका और दूसरे बैंकों से जो कर्जे लिए गए थे और फॉरेन एक्सचेंज अकाउंट के नाम पे, उनकी जो डाइवर्जन हुई है वो स्विस अकाउंट से शुरू हुई है, सलमान जिया के नाम से, जावेद कियानी के नाम से, काशिफ मसूद काजी या मसूद फैमिली या काजी फैमिली, और वहां से शैमरॉक में गई, और शैमरॉक से हैंस रोडोल्फ में गई और उल्स पैकर्ड में गई, और फिर वहां से थर्ड फ्लोर एवनफील्ड हाउस जो है वो नंबर 17 जून 93 में लिया गया, 16 जुलाई 95 में लिया गया, और 16A जुलाई 1995 में लिया गया, और 17A 96 में लिया गया। और मैं एक और बात बता दूं, सैफुर रहमान साहब बात कर रहे थे डॉक्यूमेंट की, एक कोशिश ये कर लें कि जिसने डॉक्यूमेंट इश्यू करा है उनकी अथॉरिटी या उनकी मिनिस्ट्री से कंफर्म कर लें, क्योंकि सैफुर रहमान साहब खासे मशहूर हैं स्विस केस के अंदर डॉक्यूमेंट्स के सिलसिले में, और उनके ऊपर खासे इल्जाम है, तो उसके ऊपर भी डाउट आता है कि हो सकता है वो डॉक्यूमेंट कहीं और से साइन हो चुके हों। अब इसमें जो है क्लोजिंग एक मिनट है मेरे पास। जुबैर साहब पहले आप जवाब दे लीजिए, फिर अलवी साहब। जी देखिए, मेरा ख्याल है एक तो थोड़ा सा मैं ये कहूँगा कि हमें इतना रश नहीं करना चाहिए। डॉक्यूमेंटेशन क्या है क्या नहीं है, अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान में ये चीज़ बड़े मुहज़्ज़ब तरीके से रिजॉल्व होने जा रही है सुप्रीम कोर्ट में, और उधर हम झगड़ा करें जो भी करें और लॉयर्स के थ्रू करें, वो एक सही तरीका होगा। और एक मैं जहाँ एक और चीज़ कहता हूँ कि आपने कहा था कि जो भी डिसीजन आएगा, और फिर आप कह रहे थे, मेरा ख्याल है हमें सबको कमिट भी करना चाहिए कि जो भी डिसीजन आएगा बगैर इफ्स एंड बट्स, बगैर कमिट करना चाहिए, कमिटेड बिल्कुल नहीं, लेकिन ये नहीं कहेंगे कि 3 बातें। अब मुझे बात करने लास्ट मिनट, अब मुझे बात करने दिए। मैं ये कह रहा हूँ कि इन्होंने गलत कहा, और मैं पहले भी कह रहा था, आपने मुझे रोक दिया था। इन्होंने कहा कि जी हमने वो इशू रेज नहीं किया। इन्होंने हमारी पिटीशन पढ़ लें, सारे मनी लॉन्ड्रिंग, टैक्स इवेजन, ओनरशिप सब रेज्ड है और बहस होगी। दूसरी बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि पनामा ये पार्क लेन प्लेज कैसे हुए, अगर ये वहां पे थे तो उसका डॉक्यूमेंट होगा कि अल्थानी साहब ने अलाउ किया कि प्लेज हूं। ठीक है, बड़ी अहम बात कर रहा हूं, इन द कोर्ट प्लेज हो और अटैच हो। अच्छा, दूसरी बात नहीं, अटैच वैसे ही नहीं हो सकता। तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि मरियम सफदर का एक डॉक्यूमेंट है जो इन्होंने साइन किया है एज द सोल शेयर होल्डर ऑन February 2, और ये ट्रस्ट डीड ला रहे हैं February 7 की हैं, और उससे पहले 2004 तक के उनके दस्तखत हैं। शी वाज द सोल शेयर होल्डर ऑफ नेस्कॉल। तो ये भी वहां जाके बोले ना, वहां तो ऐसे बकरी होके बैठे होते हैं। ये जो डॉक्यूमेंट है इसके अंदर वो शोर नहीं मचाए, शोर नहीं मचाए। सुन लेना मेरी बात, ये गलत है, ये गलत है। आज सानी साहब ने कहा है कि 2006 तक हमारे पास थे। मरियम हैज साइंड अ डॉक्यूमेंट कि शी इज द सोल शेयर होल्डर, नॉट द बेनिफिशियरी। सब दिखा देंगे। सुबह में सुप्रीम कोर्ट के अंदर काफी चीजें वाज़ेह हो जाएंगी। डॉक्टर आरिफ अलवी साहब, जुबैर साहब, शाहिद खान साहब और सैफुर रहमान साहब, सबका शुक्रिया हमारे साथ रहे। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।